आप आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद सीधे बात होगी अहम खबर की। गुलमर्ग में फंसे 60 से ज्यादा पर्यटकों को सेना के चिनार वॉरियर्स ने बचाया है। उनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। बर्फबारी के कारण तापमान में आई गिरावट के बाद पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सेना के प्रेस रिलीज के अनुसार बर्फबारी के कारण पर्यटक वहां पर फंस गए थे। जवानों ने पर्यटकों की मुश्किलों को कम करने के लिए उन्हें हीटिंग व्यवस्था, स्लीपिंग बैग, गर्म भोजन भी मुहैया करवाया है। चिनार वॉरियर्स ने भी पोस्ट कर सारी जानकारी दी है। चिनार वॉरियर सेना की एक्सी कोर का हिस्सा है जिसे चिनार कोर के नाम से जाना जाता है। चिनार वॉरियर्स कश्मीर घाटी में सैन्य अभियानों के लिए जिम्मेदार हैं और उन्होंने पहाड़ी देशों पाकिस्तान और चीन के साथ सभी सैन्य संघर्षों में भाग लिया है और अब गुलमर्ग में फंसे हुए 61 पर्यटकों को चिनार वॉरियर्स ने रेस्क्यू किया है। इसकी जानकारी भी इंडियन आर्मी चिनार वॉरियर्स ने साझा की है सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर। और ये सभी पर्यटक गुलमर्ग घूमने गए थे, लेकिन भारी भरकम बर्फबारी के बाद ये लोग वहां पर फंस गए थे। इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सेना मदद के लिए आगे आई है। चिनार वॉरियर्स ने इन्हें गर्म कपड़े, गर्म भोजन और हीटर्स मुहैया कराए हैं। गुलमर्ग में भारी भरकम बर्फबारी हो रही है, सीजन की बर्फबारी है। मुनीर का रुख करते हैं, गुलमर्ग से इसी खबर पर जुड़ गए हैं। मुनीर, जिन पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया है, भारी बर्फबारी से जिन्हें बचाया गया है, उनकी हालत के बारे में कोई अपडेट अभी तक मिल पाया? क्या वो सभी सुरक्षित हैं, ठीक हैं? देखिए जास्मीन, सबसे पहले उनकी हालत जो है वो सारे ठीक हैं और उनको कोई गजन नहीं पहुंचा है। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कैसे फंसते हैं जब बाहर की रियासतों से जो टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि गुलमर्ग में एक बूटा पत्थरी जगह है, वो सरहदी पाकिस्तान की सरहद की जानिब एक जगह है, वहाँ टूरिस्ट रिजॉर्ट है, वो वहाँ टूरिस्ट घूमने जाते हैं। और दूसरा गुलमर्ग के सेकंड फेज कोंगडोरी में और अफरवट की पीक पे। और जब बूटा पथरी में टूरिस्ट जाते हैं, क्योंकि वहां पे फंसने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं गुलमर्ग में सैटरडे को अचानक दोपहर के बाद अचानक जो बर्फबारी शुरू हुई है, और क्योंकि उससे पहले मौसम बड़ा सुहाना था और उसके बाद ही टूरिस्ट को पता नहीं था कि अचानक बर्फबारी होगी, और उस दौरान वो फंस गए थे बूटा पथरी और दूसरे जगहों पे। और इस दौरान जो इंडियन आर्मी है और चिनार वॉरियर्स जो है उनकी टीमें जो है वो फौरन बाहर आई है और उन्होंने उनको बचा लिया है और बाकायदा तौर पर उनको हीटिंग अरेंजमेंट करवाया है, खाने का इंतजाम किया है। और ये बतौर इंसानियत ये काम हुआ है। और अभी वो टूरिस्ट जो है वो सेफ हैं और वो घूम रहे हैं, काफी खुश हैं। और इस तरीके से जो चिनार कोर ने अपने ट्विटर हैंडल पे भी डाला था, इसकी जानकारी दी है कि उन्होंने फौरन ये कार्रवाई की है, क्योंकि उनकी टीम जो है, जो चिनार वॉरियर्स है, वो हमेशा लगे रहते हैं, चाहे गुलमर्ग हो, बाकी जो सरहदी इलाके हैं उनमें वो खड़े रहते हैं कि किसी भी नागानी आफत के दौरान जब चाहे सिविलियन हो चाहे कोई भी टूरिस्ट हो, तो उनको उस वक्त उनके जरिए से बचाया जा सकता है। तो गुलमर्ग में उनकी एक अच्छी पहल रही है और अच्छा कदम उन्होंने बर वक्त उठाया है, क्योंकि अगर वो ना होते तो खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई हालत खराब भी हो सकती थी। तो मगर बर वक्त उनकी जो टीम है, चिनार वॉरियर्स है इंडियन आर्मी के, तो उन्होंने फौरन बर वक्त कार्रवाई करते थे। उन्होंने 60 जो ये टूरिस्ट्स हैं उनको बचा लिया है, और यहाँ तक कि बल्कि उन्हें गर्म मलबूस और हीटिंग अरेंजमेंट, खाने पीने का इंतजाम करवाया है। और काफी खुश हैं ये टूरिस्ट, और फौज की भी और तारीफ की जा रही है, क्योंकि अब बर वक्त चाहे हम गुलमर्ग में करेंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या इंडियन आर्मी हो या वहां पे मुकामी जो टूरिस्ट गाइड्स रहते हैं, कभी भी जब एवलांचेस आते हैं और कभी भी कोई भी हादसा होता है, तो ये लोग जो हैं, चाहे इंडियन आर्मी हो, पुलिस हो, टूरिस्ट गाइड्स हो, ये या टूरिज्म पुलिस हो, ये सारी टीमें जो है बर वक्त खास तौर पर बर्फबारी के दौरान ये खड़े रहते हैं और उस वक्त वो बर वक्त की कार्रवाई करते हैं और लोगों की जानों को बचाते हैं। तो यही कि इंडियन आर्मी के जो चिनार वॉरियर्स हैं उनकी टीमों ने भी यही किया है, बर वक्त कार्रवाई करते हुए इन टूरिस्ट्स को, उनकी जानों को बचाया है। कोई दो राय नहीं है कि भारतीय सेना हर स्थिति में निपटने के लिए सक्षम है और सशक्त है। लेकिन बड़ा सवाल अब यह है कि जो टूरिस्ट अफरवट की चोटी पर पहुंचे हुए थे या किंगडोरी पहुंचे हुए थे, वहां पर किस तरह से वो पहुंचे? अगर प्राइवेट व्हीकल्स में पहुंचे हैं तो फिर उनकी गाड़ियां कैसे वापस आएंगी, क्योंकि भारी भरकम बर्फबारी हो रही है। रास्तों के बारे में क्या अपडेट है? और ये जो 60 टूरिस्ट 61 पर्यटक जो हैं जिन्हें रेस्क्यू कैंप्स में रखा गया है, इन्हें फिर इनके गंतव्य तक कैसे पहुंचाया जाएगा? या फिर अगर श्रीनगर से कुछ लोग गुलमर्ग जाते हैं एक दिन के लिए घूमने, फिर श्रीनगर कैसे उन्हें वापस बुलाया जाएगा, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? और जो लोग गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं घूमने जाने के लिए, उनके लिए क्या एडवाइजरीज जारी की गई हैं आगे आने वाले समय में? मुनीर, इस तरह की कोई जानकारी निकल कर आई है सामने?
देखिए जास्मीन, सबसे पहले हम जो इंडियन आर्मी ने जो ट्वीट किया है उन्होंने उसमें सिर्फ गुलमर्ग लिखा है, और मैं इसलिए इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं क्योंकि बूटा पथरी में टूरिस्ट फंस सकते हैं, क्योंकि गुलमर्ग मैन बाउल से बूटा पथरी जो है वो करीबन 5-6 किलोमीटर की दूरी पर जो एक जगह है वहां पे टूरिस्ट घूमने जाते हैं, वहां फंस सकते हैं। और दूसरा जो कुंगडोरी और अफरवट है, वहां गंडोला के जरिए से जो टूरिस्ट घूमने जाते हैं वहां ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं रहती, क्योंकि बजरिए गंडोला जो वहां टूरिस्ट जाते हैं और वहां पे भी टीमें रहती हैं, चाहे आर्मी हो पुलिस हो, वहां उस वक्त अनाउंसमेंट होती है जब भी तेज हवाएं चलती हैं, जब भी मौसम खराब होता है तो टूरिस्ट को बाकायदा तौर पे आगाह किया जाता है कि वो फौरन नीचे आए और गंडोला के जरिए से वो नीचे आए। तो इस दौरान जो आपने सवाल पूछा है गाड़ियों को, क्योंकि जब फिसलन होता है और उस वक्त परेशानी लाहक होती है, क्योंकि उस दौरान जब सड़कों से बर्फ हटाई जाती है, मशीनरी काम पे लगाई जाती है, तो तब गाड़ियां चलाई जाती हैं, और जहां पे भी गाड़ी फंस जाते हैं बाकायदा तौर पे फिर कुछ लोग धक्का मार के, कुछ लोग क्रेन लगा के उनको वहां से निकाला जाता है। तो ये कोशिश की जा रही है, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि गाड़ी को वहीं छोड़ना पड़ता है और जब रोड क्लियर होता है तो उसके बाद गाड़ी को वहां से लाया जाता है। और अब इसमें एडवाइजरी की आपने बात की है, मैंने कल भी ये बताया है, और बाकायदा तौर पर एसडीएम गुलमर्ग जो है अल्ताफ हुसैन मौसवी है, उन्होंने बाकायदा चंद दिन पहले भी एक ऑर्डर जारी किया है, और कल भी बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा है कि गुलमर्ग यानी टंगमर्ग से गुलमर्ग जो भी गाड़ी जाएगी उसके टायर में कंपलसरी चेन जो जंजीर है वो बांधनी है, तो वो सेफ्टी है। और गुलमर्ग के अंदर भी किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत ऐसे नहीं है चेन के बगैर, क्योंकि वो एक वाहिद सेफ्टी का जरिया है, सेफ्टी का सेटअप है जिससे हादसे से बच सकता है कोई भी, चाहे गुलमर्ग के अंदर। और इसलिए वहां पे हर जगह कल से ही पुलिस जो है मुख्तलिफ नाकों पे लगाया गया है और वो चेकिंग कर रहे हैं, किसी भी गाड़ी को वहां से चेन के बगैर किसी को चलने की इजाजत नहीं है। क्योंकि अभी अगर हम गुलमर्ग की बात करें, अभी हल्की सी बर्फबारी हुई है, क्योंकि अभी 4-5 इंच ही बर्फ जमा हो चुकी है, क्योंकि आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी हो सकती है गुलमर्ग के अंदर। और क्योंकि इसीलिए ये पहले ही वाज़ेह किया जाता है, चाहे टूरिस्ट हो चाहे मुकामी सैलानी है, यहाँ के लोग हो, तो उनको कहा जाता है, क्योंकि जब टूरिस्ट जाते हैं तो मुकामी जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो ड्राइवर्स होते हैं, तो इसलिए वो मुकामी होते हैं, इसलिए वाज़ेह किया जाता है कि वो जंजीर के बगैर, चेन के बगैर गुलमर्ग का रुख ना करे, क्योंकि टंगमर्ग में ही उनको रोका जा रहा है, क्योंकि वो पहले ही इस चीज का ख्याल रखे, ध्यान रखे। जी जास्मीन, बिल्कुल बिल्कुल मुनीर, और बड़ी बात यह है कि 61 जो पर्यटक हैं जो फंसे हुए थे वो सही सलामत हैं और सुरक्षित हैं। मुनीर, नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। पुंछ से खबर, जहां के मोहल्ला रेडियो स्टेशन में बीती रात को बिजली की सप्लाई के लिए लगाई गई मुख्य केबल में अचानक आग लग गई। लोगों ने पुलिस, फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग को इसकी जानकारी दी। त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित विभागों ने आग पर काबू पा लिया है। बड़ा हादसा यहां पर टल गया है। आग लगने की वजह क्षेत्र में बिजली का लोड अधिक होना बताया जा रहा है। रेडियो स्टेशन मोहल्ले में बिजली केबल में आग लगने की 2 महीने में ये दूसरी घटना है। उधर फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने नगर की सड़कों पर की गई अवैध पार्किंग को लेकर भी नाराजगी जताई है। सर, आग ये लगी है शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो हमें पीसीआर की कॉल मिली तो हमने गाड़ी निकाल ली फायर सर्विस की, तो हम यहाँ पहुँचे। तो हमें हॉस्पिटल के ऊपर वाली जो रोड है ना, रेडियो स्टेशन की तरफ जो जाती है, इसमें हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है यहाँ, क्योंकि यहाँ लोगों ने रॉन्ग पार्किंग की है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ लगी हैं और उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम आई है। तो हम लोगों को ये एक रिक्वेस्ट करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ रॉन्ग पार्किंग नहीं किया करें। रॉन्ग पार्किंग करने की वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। हमारी गाड़ी, फायर सर्विस की गाड़ी जो है, ये बड़ी गाड़ी होती है, तो हमें जगह चाहिए, हमें रोड चाहिए। अगर हाँ, आग पे अभी हमने काबू डाल लिया, बिजली डिपार्टमेंट ने भी और हम फायर सर्विस ने भी, हमने काबू डाल लिया। अब आग खत्म हो गई है। सर, किसी तरह का नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, अभी तो नुकसान से बच गए हैं। तो हम ये लोगों से अपील करते हैं कि रॉन्ग पार्किंग जो है ये नहीं किया करो। सांबा मानसर उधमपुर सड़क पर हादसा पेश आया है। एक ट्रक मानसर इलाके के जमोड़ा मोड़ के पास खाई में जा गिरा है। हादसे में ट्रक का ड्राइवर जख्मी है, उसे इलाज के लिए पीएचसी मानसर ले जाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ट्रक लोडेड था और ड्राइवर का नियंत्रण खो जाने की वजह से देर रात ये हादसा पेश आया है। ड्राइवर इसमें चोटिल हुआ है, जिसे इलाज के लिए पीएचसी मानसर देर रात ही पहुंचा दिया गया। और खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
इन एडवांस। जंग में अब तक 3 लाख से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत, कैदियों को भर्ती कर रही सेना। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने किया खुलासा, यूक्रेन में साइबर अटैक। इजरायली पीएम नेतन्याहू की बढ़ी मुश्किलें, 4 केसों में सुनवाई, जंग से जुड़े फैसले में भूमिका नहीं। 75% लोग बोले प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। जंग के 9 हफ्ते बाद गाजा का मार्मिक दृश्य, इस्राएली टैंकों ने फसल किया तबाह, 6000 बिल्डिंग्स को हुआ नुकसान, 2000 मलबे में तब्दील। रोहित का वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद पहला रिएक्शन, बोले मूव ऑन करना था बहुत मुश्किल, टीम के लिए काफी गर्व महसूस करता हूं। अर्जुन अवार्ड की दौड़ में शमी का नाम, बीसीसीआई की सिफारिश पर लिस्ट से जुड़ा नाम। चिराग 7वीं खेल रत्न के लिए रिकमेंड। पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टीम में 2 उप कप्तान, पहले टेस्ट के लिए स्मिथ हेड को जिम्मेदारी। प्लेइंग 11 में स्पिनर लॉयन की होगी वापसी। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस शोपियान जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष शब्बीर अहमद कुलाए ने आज सर्किट हाउस में स्वतंत्र रूप से एक कार्यकर्ता सम्मेलन को आयोजित किया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। शब्बीर अहमद नेशनल कॉन्फ्रेंस के शोपियान जिले के जिलाध्यक्ष थे, लेकिन आज उन्होंने इस कार्यकर्ता सम्मेलन को स्वतंत्र रूप से आयोजित किया। इंशाल्लाह ये लोग वर्कर का डिसाइड करना है, और वर्कर ही तो आए, ये तो वर्कर ही है। मैं खुद को क्या डिसाइड करूँ, वर्करों ने जो डिसाइड करना है वही तो करना है। मैं इनके साथ हूँ, जो वो कहेंगे मैं वही करूँगा। तो वर्करों का कन्वेंशन है, मुझे नहीं पता था ये लोग आएंगे। ये सब कुछ वर्करों ने खुद किया है। मैं लास्ट पे 10-11 बजे मुझे बुलाया, आजा, मैं आ गया। पहले मैं था ही नहीं है, मुझे नहीं पता कहाँ से किसने कहाँ से किया। तो ये वर्कर का टोटली वर्करों का कन्वेंशन। मैं बीच में करता था, लेकिन छोटा, लेकिन आज इन्होंने वर्करों ने कहा नहीं, हम आ ही जाएंगे आज, क्योंकि हमें कुछ बात करनी है। इनका आना क्या मतलब रखता है। ये बेचारे खुद आए, गाड़ियां खुद लगाई, पैसा भी खुद खर्च किया, और वहाँ से कलर से यहाँ आए। उनका एक है ना, उनका एक जज्बा था, हम क्यों नहीं अब इलेक्शन में आ रहे हैं, हमें क्यों आप पीछे रह रहे हैं। तो उनको ये दिखाना था कि मैंने इनको अभी बोला कि हम आपके साथ हैं, जो आपका फैसला होगा वो हमारा। वर्कर ये वर्कर से इंसान एमएलए कब बनता है, जब वर्कर बनाएंगे। वर्करों का एक इजलास, और इससे अभी हमने छोटा, ये पहला इजलास था, तो जब हमारा बड़ा इजलास होगा, तो उसमें वर्कर डिसाइड करेंगे हमें क्या करना। जम्मू कश्मीर सिख समन्वय समिति के बैनर तले विभिन्न सिख संगठनों ने जम्मू में 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन की अध्यक्षता समन्वय समिति के अध्यक्ष एस अजीत सिंह ने की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आनंद विवाह अधिनियम लागू करने के लिए सरकार का शुक्रिया अदा किया। सरकार से सिख समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने, सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में उन्हें आरक्षण देने की भी मांग की है। पहले तो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पहले तो ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਜਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਬੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਾੜੀ ਦਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਲਵਾਰੀ ਖਿਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਮਹੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਠਨ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15, 20, 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ कोई भी कम्युनिटी इकट्ठी है ना। और बात करते हैं एक बेहद अहम खबर की। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। पाक मीडिया के हवाले से खबर मिल रही है, जहां गंभीर हालत में दाऊद इब्राहिम को अस्पताल में भर्ती किया गया है। कराची शहर में इंटरनेट सेवा बंद है, इंटरनेट डाउन है। रविवार को
दाऊद को जहर देने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद कराची शहर में इंटरनेट डाउन कर दिया गया है। हालांकि अभी तक मौत की औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान ने इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं की है। पीटीआई की वर्चुअल रैली की वजह से इंटरनेट डाउन किया गया है। आपको बता दें कि रैली से ठीक पहले इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी और अब खबर निकल कर आई है कि दाऊद इब्राहिम को रविवार को जहर दिया गया था। अभी तक हालांकि पाकिस्तान की तरफ से औपचारिक मौत का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जो जानकारियां निकल कर आई हैं पाक मीडिया के हवाले से, उसके मुताबिक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की स्थिति बेहद नाजुक है। और शंकर आनंद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। शंकर, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की सोशल मीडिया साइट्स पर जिस तरह से खबरें आई थी, ये खबर कल आई थी कि कल रविवार को दाऊद इब्राहिम, जो भारत का एक मोस्ट वांटेड अपराधी है, उसे पाकिस्तान के कराची स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और उसके बाद ये भी खबरें आई कि उसे किसी ने पॉइजन दे दिया है, यानी जहर दे दिया है। तो इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया साइट्स है, वहां पर यह खबर जो है आग के जैसे फैल गई। और उसके थोड़ी देर के बाद ही देखने को मिला कि पाकिस्तान कराची स्थित जो वहां की इंटरनेट सेवा है उसको बाधित कर दिया गया, उसको रोक दिया गया। हालांकि इस मामले में एक और जानकारी ये मिली कि कल रात में 9 बजे के लगभग में पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे इमरान खान, उनके और उनके पार्टी के द्वारा एक वर्चुअल रैली आयोजित किया गया था। और हो सकता है उस वजह से भी उस इंटरनेट सेवा को बाधित किया गया होगा। तो ये दो खबरें जो है, दोनों खबरें बेहद महत्वपूर्ण है और दोनों का जो वास्ता है कराची से था। लेकिन दाऊद इब्राहिम की अगर बात करें तो दाऊद इब्राहिम वाली खबर जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम पिछले कई सालों से भारत से भागने के बाद वो पाकिस्तान में रह रहा है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को मानने से कतई स्वीकार नहीं कर रहा है कि वो पाकिस्तान में रहता है। लेकिन भारतीय जांच एजेंसियां, भारतीय खुफिया एजेंसियां कई बार इस मामले को प्रमाणित कर चुकी है और इससे जुड़े हुए कई दस्तावेज, कई सबूत जो है पाकिस्तान को दिया जा चुका है कि किस तरह से दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रह रहा है और भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। तो इस तरह के काफी सबूत दिए जा चुके हैं। और एक और ये सबूत जो है ये अपने आप में बेहद पुख्ता माना जा रहा है कि कल जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालांकि अभी भी उनकी जो स्थिति है, दाऊद इब्राहिम की जो स्थिति है बेहद गंभीर बताई जा रही है। हालांकि इस मामले पर कोई भी औपचारिक तौर पर टिप्पणी पाकिस्तान की सरकार के द्वारा नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से खबरें आई कि पाकिस्तान के कराची स्थित जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहां पर काफी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। वहां पर कहा जा रहा है कि इंटरनेट की सेवा उस रेडिएशन में आसपास में पूरी की पूरी ठप कर दी गई है। तो तमाम जो दावे जो हैं पाकिस्तान का वो एक सामने नजर आ रहा है और खास तौर पर जो पाकिस्तान का चाल चरित्र और चेहरा है वो भी निकल के सामने आ रहा है। हालांकि पाकिस्तान का चाल चरित्र और चेहरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले कई सालों पहले ही खुल के सामने आ चुका है कि पाकिस्तान कहता कुछ है अलग है, पाकिस्तान करता कुछ अलग है। और दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ काफी महत्वपूर्ण जो इनपुट्स है पाकिस्तान को पहले भी दिया जा चुका है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को मानने से स्वीकार नहीं करता है कि वो दाऊद वहां पे रह रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भारत की जो तमाम जो खबरें हैं वो लगभग पुष्ट होती हुई नजर आ रही है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची शहर में ही है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है, जिस तरह से उसके अस्पताल में भर्ती होने की खबर आई, बेहद गंभीर हालत में अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। तो इन तमाम मामलों पर निश्चित तौर पे भारतीय जांच एजेंसियों की भी नजर होगी और खास तौर पर पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उस पर नजर बना करके इन तमाम मसलों पर ध्यान बनाए हुए हैं। बिल्कुल शंकर, आपने पाकिस्तान के चाल चरित्र और चेहरे का जिक्र किया और बीते कुछ दिनों से अगर हम पाकिस्तान में घटनाक्रम देखें, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में देखें जिस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं, अगर हम पाकिस्तान में ये देखें कि कुछ आतंकवादियों को ही निशाना बनाया जा रहा है, वहां पर उनकी भी मौत की खबर है। और अब मोस्ट वांटेड ये आतंकवादी है दाऊद इब्राहिम, 1993 मुंबई हमलों का ये मास्टरमाइंड माना जाता है। और इसको जहर देने की खबर अगर पाकिस्तान में ही सामने आ रही है तो फिर ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आतंकवाद को पनाह देने वाला देश, आतंकवाद की फैक्ट्री कहलाने वाला देश, अगर वहीं पर इस तरह की हरकतें हो रही हैं तो फिर हिलरी क्लिंटन का वो बयान सामने आता है कि अगर आप सांप पालोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको ही डसेंगे आगे आने वाले समय में। बात कर हेलो जी शंकर, देखिए फिर से दोहराइए
बिल्कुल। क्या कह रहे थे? शंकर, मेरा सवाल ये था कि बीते दिनों पाकिस्तान में जिस तरह से घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, वहां पर हमले हो रहे हैं, कुछ आतंकवादियों को भी वहां पर मार गिराया गया है, और अब मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के हवाले से जो ये खबर निकल कर आई कि उसे पाकिस्तान में ही जहर दे दिया गया है, तो फिर पाकिस्तान जो आतंक की फैक्ट्री कहलाता है, जो देश, वहां पर इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। और हिलरी क्लिंटन का वो बयान इस दौरान याद आता है जब उन्होंने ये साफ कहा था कि अगर आप सांप पालोगे, पाकिस्तान को ये कहा था कि अगर आप सांप पालोगे तो फिर कहीं ना कहीं वो आपको ही डसने को आगे तैयार रहेंगे। निश्चित तौर पे देखिए, आपने एकदम एक लाइन में अपने सटीक आपने जवाब भी दिया इस बात का कि जिस तरह से अगर आप आम अगर बोओगे तो आम ही आपको मिलेगा, और अगर आप कांटे बोओगे तो कांटे ही बोओगे। तो पाकिस्तान जो है वो पिछले कई दशकों से वो आतंकवाद की एक फैक्ट्री रही है। वहां पर जिस तरह से गुनाहों की एक फैक्ट्री है और आतंकवाद की फैक्ट्री है, और भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जिस तरह से वहां पर आतंकवादी घटनाओं को आतंकियों को तैयार किया जाता है, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वहां के स्थानीय जो गैंगस्टर्स हैं, स्थानीय टेररिस्ट है, उसके द्वारा ये अंजाम दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे जो आतंकवादी जो मारे गए हैं, तो कहीं कहीं हो सकता है कि वो अंतरकलह की वजह से मारे गए होंगे, और वहां की जो स्थानीय विवाद हुए होंगे उसकी वजह से मारे गए होंगे। लेकिन इतना जरूर है वो मारे जरूर गए हैं वहां की वजह से, और वहां के लोगों के द्वारा ही मारा गया है। लेकिन भारतीय जांच एजेंसियां इसलिए नजर रखती हैं कि कई ऐसे जो आतंकी हैं जो भारत में गुनाह को कर करके पाकिस्तान में रह रहे हैं, और अगर वहां पे उसकी मौत वहां के लोगों के द्वारा तो निश्चित तौर पे जांच एजेंसियां इसलिए नजर रखती हैं कि उसके खिलाफ भारत में मामला रजिस्टर्ड है। अगर दाऊद इब्राहिम की बात करें तो दाऊद इब्राहिम जो है वो भारत में जिस तरह से मुंबई बम ब्लास्ट हुआ या उसके बाद कई ऐसे बड़े बड़े आपराधिक घटनाएं हुई जिसमें उसके सीधी तौर पे उसकी भूमिका रही थी, और पाकिस्तान में रह रहा है। और अगर पाकिस्तान के कुछ लोगों के द्वारा ही पाकिस्तान के स्थानीय चाहे गैंगस्टर कह दे या वहां के आतंकी की बात करें, अगर वो वहां पे बदला ले रहा है तो ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान उसको समझे। लेकिन एक तरह से कह सकते जरूर है, इतना तो स्पष्ट है कि भारतीय जांच एजेंसियां बेहद गंभीरता से नजर रखती है। अगर दाऊद इब्राहिम को कोई वहां पॉइजन भी देता है और वहां के लोगों के द्वारा पॉइजन दिया जा रहा है, तो उन तमाम मसलों पर ध्यान रखा जाता है कि भारत से भागा हुआ अपराधी अभी कहाँ रह रहा है, किस हालत में रह रहा है, और उससे संबंधित क्या क्या खबरें आ रही है। तो उन तमाम खबरों पर नजर बनाए हुए थे, और तो ये तमाम जो खबरें हैं वहां की सोशल मीडिया से निकल के सामने आ रही है। बिल्कुल शंकर, हालांकि ये किस तरह से पूरी खबरें कनेक्टेड हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की वर्चुअल रैली होना, फिर दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबर, अस्पताल में उसके भर्ती होने की खबर, और इंटरनेट व्यवस्था वहां पर डाउन होना, ये अपने आप में किस तरह से इंटरलिंक्ड है। शंकर, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की ओर। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने रेडियो कार्यक्रम आवाम की आवाज में तारिक अहमद गनई की कामयाबी का जिक्र किया और उन्हें युवाओं के लिए आदर्श बताया। और गाढ़हामा कुलगाम के रहने वाले युवा तारिक गनई इस्तेमालशुदा चीजों को रिसाइकिल कर रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने न केवल पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की है बल्कि रोजगार के संसाधन भी वो पैदा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी फैक्ट्री में दर्जनों युवाओं को रोजगार मुहैया भी करवाया है। और इसी के साथ न्यूज 8 में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर खबरें जारी हैं। अब बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की।